बजट को कवर करते हैं। बजट क्या है? जैसे आपके घर में पेरेंट्स हैं, अर्निंग करते हैं और कितना खर्चा करना है अगले महीने, उसका हिसाब किताब रखते हैं, तो वो बजट कहते हैं। ऐसा ही देश में एक साल का बजट बनता है, कितना रेवेन्यू होगा, कितना खर्चा है और कितनी बोरोइंग करनी है। इस हिसाब किताब को ही बजट कहते हैं, आने वाले एक साल के लिए करते हैं। यूनियन बजट, जो देश का बजट होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में है। यहां पर इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है। और आर्टिकल 202 में स्टेट बजट की बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो खर्चा होता है एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और जो अर्निंग होती है उसको रिसीट्स बोलते हैं। यूनियन आम बजट जो 2024-25 का था, 2024 में आया था ये बजट, और एक साल का होता है, आने वाले एक साल का। तो यूनियन आम बजट 2024-25 में हरियाणा को 13,632 करोड़ रुपए मिलेंगे। इतने करोड़ रुपए मिले थे। और केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा के लिए 43% बजट में वृद्धि करी है। यानी अब 86,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए बजट रखा गया है। हरियाणा में अप्रैल 2024 से मनरेगा के तहत प्रतिदिन मजदूरी 374 रुपए हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर 54,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और प्रदेश में अंबाला कैंट है, इसके समेत 34 स्टेशन है, उनको अमृत स्टेशनों के रूप में विकसित किया जाएगा। सभी को राम राम। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स टॉपिक और मैप के साथ कवर करवा रहे हैं। इससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी और आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करते हैं। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हरियाणा बजट की बात करते हैं 2024-25। उस टाइम हमारे मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल। उन्होंने अपनी सेकंड टर्म का 5वां बजट पेश किया था 2024-25 के लिए, 1,89,876 करोड़ रुपए का। ये 2023-24 में जो बजट था 1,70,490.84 करोड़ रुपए, उससे 11.37% अधिक है। देखो इजीली याद कर लेना, एग्जैक्ट याद करना मुश्किल है, तो 1.90, 1,90,000 करोड़ रुपए का। पिछली बार से 11% अधिक है, 11.37%। पिछली बार कितना था? 1.70 लाख करोड़ रुपए। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में 1,34,456.36 करोड़ रुपए यानी 1.34 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत परिव्यय के लिए 55,420.25 करोड़ रुपए रखा गया, करीब करीब 55,500। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जिनसे कुछ नई चीज़ नहीं बनती है। जैसे आपकी सैलरी होगी, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनसे कोई ना कोई एसेट बनता है। जैसे आपके ब्रिज हो गए, कोई बिल्डिंग होगी, इस टाइप से जिनसे कुछ ना कुछ बनता है। इस वर्ष बजट में कोई नया कर नहीं डाला गया है। राष्ट्रीय विकास की तुलना में हरियाणा की तीव्र वृद्धि, इसका अर्थ है कि हरियाणा की जीएसडीपी की हिस्सेदारी, जीएसडीपी का मतलब है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे जीडीपी देश के लिए रहता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे ही जीएसडीपी स्टेट के लिए रहता है, अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद। इसमें हरियाणा की हिस्सेदारी 2014-15 जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी उस टाइम 3.5% थी, उससे बढ़कर 3.7% होने का अनुमान है इस बार। हरियाणा के जीएसडीपी में 2023-24 में 8% वृद्धि का अनुमान है। जो हरियाणा की समझ लो जीडीपी है उसमें जीएसडीपी में 8%। और देश की बात करें तो देश की जीडीपी में 7.3% की वृद्धि होने का अनुमान है। 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर कुल सकल राज्य मूल्य वृद्धि में प्राथमिक क्षेत्र यानी जो प्राइमरी सेक्टर है जैसे एग्रीकल्चर है, इसकी हिस्सेदारी 18.1%। और द्वितीय सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्री है, इसकी हिस्सेदारी 29.3%। और तृतीय सेक्टर यानी टर्सरी सेक्टर जिसमें सर्विसेज आती हैं, इसकी हिस्सेदारी 52.6% का अनुमान किया गया है। देखो ये डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी सेक्टर 18%, सेकेंडरी सेक्टर
29% और टर्सरी सेक्टर 53%। इसके आसपास ये सारा अपना सिंपल है, याद कर लेना। प्राइमरी सेक्टर में वो आते हैं जैसे आपकी एग्रीकल्चर है, आप कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट उगाते हैं, वो प्राइमरी है, सबसे पहले प्राइमरी काम होता है। उसके बाद इससे कुछ बनाया जाता है, जैसे ब्रेड होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग रहती है, इंडस्ट्री जो लगती है वो सेकेंडरी में आती है। और टर्सरी, अब इस ब्रेड को कहीं पर बेचना है, जो बीच के डीलर हो गए वो टर्सरी होगी, क्योंकि वे सामान बेच रहे हैं, या फिर जो एड प्रोवाइड करते हैं वो टर्सरी में हो गए। तो यहाँ पे बताया है कि हरियाणा के जीएसडीपी में इनकी क्या हिस्सेदारी है। प्राइमरी की 18%, सेकेंडरी की 29% और टर्सरी सेक्टर की 53%। और इनमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में प्राइमरी में तो 8.6%, सेकेंडरी में 6.3% और टर्सरी में 43.8% वृद्धि होने का अनुमान है। ये जो ऊपर वाला था ये तो टोटल जीएसडीपी में इनकी कितनी हिस्सेदारी है और इनमें कितनी वृद्धि दर होने का अनुमान है वो इस पॉइंट में बताया है। फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा 2.77% रहना है इस बार। एक एफआरबीएम एक्ट है जिसकी फुल फॉर्म है फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग 3% तक ठीक ठाक है, अगर आपका राजकोषीय घाटा है तो हमारा उसके अंडर ही आ रहा है जो लिमिट एफआरबीएम एक्ट ने डिसाइड की है। फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, ये क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। यानी जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल खर्चा, उसमें से घटा दो टोटल रिसिप्ट्स और इस रिसिप्ट्स में से बोरोइंग घटा दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा है माइनस टोटल रिसिप्ट्स यानी जो कमाई है, और इस कमाई में से जो उधारी है वो माइनस कर दो, तो वो आपका फिजिकल डेफिसिट हो जाता है। ये फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग के बराबर ही होता है, क्योंकि जो घाटा है उतनी तो हम उधारी लेंगे। अब अन्नदाता किसान के बारे में देख लेते हैं, बजट में क्या दिया गया है। हरियाणा में 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.4% की दर से बढ़ा है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। और उर्वरकों और कीटनाशकों में छिड़काव के लिए किसान ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक पहल शुरू की है। इसका नाम है दृश्या, ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड, दृश्या। इसके माध्यम से ड्रोन चलाने के लिए 500 किसानों को ड्रोन संचालन के लिए प्रशिक्षण प्रदान देने की प्रक्रिया शुरू की है। हरियाणा में बागवानी फसलों के लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू की है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है। और साथ ही 24 फलों और सब्जियों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया है। प्रदेश में 6 स्थानों पर 6 बोटनिकल गार्डन विकसित किए जाएंगे और 3 नए उत्कृष्टता केंद्र विकसित किए जाएंगे। देखो ये 3 नए किए जा रहे हैं, क्वेश्चन आने की उम्मीद है। उत्कृष्टता केंद्र पंचकुला में तो कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए, हांसी में स्वच्छ रोपण सामग्री के लिए, और चीका में, चीका कहां पर है? कैथल में। चीका में वर्टिकल फार्मिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब पशुपालन और डेयरी के पॉइंट देख लेते हैं। देश के 2.1% दुधारू पशु हरियाणा में है। दुधारू पशु तो कितने? 2.1%, पर दूध उत्पादन में राज्य का योगदान 5.19% ज्यादा है पूरे देश के मुकाबले। तो हरियाणा में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन यानी हर व्यक्ति के लिए एक दिन में 1098 ग्राम दूध है, और पूरे देश की बात करें 459 ग्राम दूध है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से। हरियाणा में करीब करीब 2.4 गुना ज्यादा दूध है देश के मुकाबले, देश के औसत के मुकाबले। घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं शुरू कर रही है सरकार। इसके लिए 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए अनुबंध किया गया है। ये मोबाइल पशु चिकित्सा यानी एम्बुलेंस टाइप से रहती हैं, जिनके पशु बीमार पड़ते हैं वहां पर ये एम्बुलेंस जाएंगे, उन पशुओं को ठीक करेंगे। ये सर्विसेज है। और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए
3 मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन स्टार्ट की है। इन वैन के माध्यम से किसानों के घर द्वार पर ही मिट्टी और जल दोनों का परीक्षण किया जाएगा। अब सहकारिता के पॉइंट देख लो। रादौर यमुनानगर में है, वहां पर हल्दी तेल पैकिंग लाइन के साथ प्रतिदिन 3 मैट्रिक टन क्षमता का एक नया आधुनिक हल्दी संयंत्र स्थापित किया गया है। भारत सरकार की मेगा फूड पार्क स्कीम, इसके तहत जो आईएमटी रोहतक में, वहां पर एक मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? आईएमटी रोहतक में। गरीबों के लिए जो अंत्योदय योजनाएं उनको देख लेते हैं। गरीब और अंत्योदय, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और इससे संबंधित जो पेंशन है ये 3,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। कितनी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, जो पेंशन है वो भी 3,000 रुपये प्रति महीना। अंबाला में बौद्धिक रूप से, दिमागी रूप से जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए एक आजीवन देखभाल गृह का निर्माण किया जा रहा है। हैप्पी योजना है हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना। इसमें जो गरीब परिवार हैं उनको हरियाणा रोडवेज में साल के 1,000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा। ये योजना उनको मिलेगी जिनकी साल की आय 1 लाख रुपए तक की है। पूरे परिवार की आय की बात हो रही है, 1 लाख रुपए तक की है सालाना, उनको ये सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में पवित्र मंदिर, जो राम जी का मंदिर है, श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की थी 22 जनवरी 2024 को। इसी दिन प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की। इसके तहत जो मध्यम वर्ग और गरीब लोग हैं उनके घर की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। छतों पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 1 लाख गरीब परिवार जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक की है, एक महीने में 200 यूनिट तक खर्च होती है इनकी, और जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक की है, उनको 50,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए। युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता मिशन 60,000 स्टार्ट किया है प्रदेश सरकार ने। इसका मकसद है आने वाले वर्षों में कम से कम 60,000 युवाओं को कौशल और प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर देना है। एक और स्कीम स्टार्ट करी है फरवरी 2024 में, ठेकेदार सक्षम युवा योजना। इस योजना के तहत जो पंचायती राज संस्थान है और शहरी स्थानीय निकाय हैं, इसके अलावा जो भी सरकारी क्षेत्र हैं, उनमें 25 लाख रुपए तक के विकास कार्यों के लिए 10,000 युवाओं को ठेकेदारी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे वे 25 लाख रुपए तक का काम कर पाएंगे। फरवरी 2024 में वन मित्र योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके 7,500 कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो भूमि है जिन पर वन नहीं है, गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण इनके माध्यम से करवाया जाएगा और इनमें सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, यानी ताकि सभी लोग भाग लें और हर कार्यकर्ता को 1,000 पौधों तक का अगर वे संरक्षण करते हैं 4 वर्ष के लिए, जिससे कि मतलब 4 साल में ये जो पौधे हैं ये पेड़ बन जाएंगे, तो इसके बदले उन्हें प्रति पौधा एक निर्धारित राशि तय की गई है, उतनी राशि उनको दी जाएगी। हरियाणा में कौशल विश्वविद्यालय श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल में है ये। इसने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, इसके सहयोग से सुपर 30 मॉडल स्टार्ट किया है। सुपर 30 उद्यमिता विकास कार्यक्रम। अब ग्रामीण विकास के लिए देख लेते हैं और पंचायती राज से जो संस्था है उनके पॉइंट। सरकार ने 10,000 या उससे अधिक आबादी वाले जो बड़े गांव हैं, महाग्राम, उनकी ग्राम पंचायतों के जो पंचायत हैं उनके लिए हॉपर टिप्पर डंपरों की खरीद शुरू कर दी है। ये कौन से डंपर होते हैं? जैसे जो कूड़ा उठा के लेके जाते हैं ना, आपने शहरों में भी देखे होंगे, अब गाँव में भी चलने स्टार्ट हो जाएंगे। और शहरी विकास के लिए पीएम स्वामित्व योजना, इसकी तर्ज पर नगर पालिकाओं में शामिल किए गए गांव की आबादी देय में जो संपत्ति है उनके मालिकों को, जैसे गांव में स्कीम स्टार्ट हुई थी पीएम स्वामित्व योजना, उसी तर्ज पर शहरों में भी ये स्कीम चलाई जाएगी। इसमें जो मालिक हैं जमीन के, उनको संपत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि ये जमीन उनकी है, एक तरह से उनकी रजिस्ट्री हो जाएगी। और इस स्कीम का नाम है शहरी स्वामित्व योजना। भारी विकास शुल्क ईडीसी, इसकी पुरानी लंबित देय राशियों को वसूली के लिए विवादों का समाधान योजना शुरू की गई है। इस योजना को 30 सितंबर 2024 तक आगे बढ़ाया जाएगा।
2017 में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण बना था। इसके बाद 3 और ऐसे ही प्राधिकरण बने, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत। अब एक और बन गया है हिसार। टोटल कितने महानगर विकास प्राधिकरण बन गए? 5। हिसार वाले का नाम क्या है? हिसार अग्रवा महानगर विकास प्राधिकरण। एक तो हिसार है, ठीक है। इससे पहले जो थे, एक पूरे नॉर्थ की साइड है पंचकुला। अब जो दिल्ली है, दिल्ली को जो जो जिले घेरते हैं हरियाणा के, उन सभी को भी शामिल कर लिया है। जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम, यहाँ पे मान लो झज्जर हो जाएगा, और ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ सोनीपत। प्रदेश में पिछले साल एक नई योजना शुरू की गई थी, जिसका नाम था मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, MSAY, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना। इसका उद्देश्य उन परिवारों को आवास देना था जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है। इसके अलावा उनका खुद का मकान भी नहीं है, उनको आवास प्रदान करना है। अब इसी तर्ज पर ग्रामीण आवास योजना भी शुरू की जा रही है। इसका मकसद है जिन लाभार्थियों को पहले महात्मा गांधी ग्राम बस्ती योजना के तहत भूखंड आवंटित किए गए थे, पर उनको 15 सालों में भूखंडों पर कब्जा नहीं दिया गया है, उनको अब इन पर कब्जा देना है। बजट में शिक्षा की बात करें तो अभी तक ग्रेड 3 स्तर पर लागू किया गया था निपुण हरियाणा मिशन। अब शैक्षणिक सत्र 2024-25 से अब इसमें ग्रेड 4 और ग्रेड 5 को भी शामिल किया जाएगा। गुरुग्राम में फ्लाइट सिमुलेटर प्रशिक्षण केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। देखो, जैसे फ्लाइट चलाते हैं तो यहाँ पे असली नहीं, जैसे आपने वीडियो गेम खेला होगा, वैसे ही सारा सिस्टम एक प्लेन के जैसा ही होगा, बस वो एक टाइप से वीडियो गेम टाइप करेगा, सिमुलेटर यानी उसके जैसा बिल्कुल। और हिसार में उड्डयन महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। ये GJU से संबंध होगा, और महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे के पास होगा ये। और किसके अंडर होगा? GJU विश्वविद्यालय के अंडर। सभी सरकारी आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में ई-लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी। हरियाणा में 16 जनवरी 2024 से मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना शुरू की गई है। इसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके घर अगर 1 किलोमीटर से दूरी पर है, उनको परिवहन में मुफ्त यात्रा दी जाएगी। जो हमारी रोडवेज है उसमें अगर 1 किलोमीटर से दूरी से अधिक पर उनका घर है तो स्कूल से। यह योजना स्टार्टिंग में तो हर जिले के एक खंड में लागू की जा रही है, बाकी ये विचार है कि ये बाकी खंडों में भी जल्दी शुरू की जाएगी। वित्त वर्ष 2024-25 में शिक्षा के लिए 21,187 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में हेल्थ यानी स्वास्थ्य पर क्या दिया गया है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई है। सभी नियमित कर्मचारियों पर यह स्कीम अब लागू कर दी है। और चिरायु आयुष्मान योजना में इसके तहत जिनकी सैलरी सालाना 1,80,000 रुपए तक की है, उनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। और जिनकी सैलरी सालाना 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक की है, उनको 1,500 रुपए सालाना का एक टाइप का प्रीमियम भरना पड़ेगा, और इसके बाद इनको 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज मिलेगा। और जिनकी सालाना इनकम 3 लाख से ज़्यादा है, 6 लाख तक है, 3 से 6 लाख के बीच में, इनको 4,000 रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा इस सुविधा के लिए। और जिनकी 6 लाख से ज़्यादा है, उनको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे साल के चिरायु आयुष्मान योजना में शामिल होने के लिए, जिससे कि वे 5 लाख रुपए तक का अपना इलाज करवा सकते हैं। पंचकुला में श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड है। इसके चेयरमैन कौन है? हमारे CM है। इसने भूमि प्रदान की थी जिस पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का निर्माण होना है, जो 2024-25 में पूरा होने की उम्मीद है। कहां पर? पंचकुला में। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और आयुष के क्षेत्रों में 9,579.16 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2023-24 में, जो पिछले साल में यानी 2023-24 में 7,713.88 रुपए दिए गए थे, तो ये पिछले साल के मुकाबले 23.89% यानी करीब करीब 24% अधिक है। महिला और बाल विकास के पॉइंट देख लेते हैं इस बार बजट में क्या दिया गया है। ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण करनाल में दिया जाएगा, दृश्य के अंडर दिया जाएगा ये, जिसकी फुल फॉर्म है ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड।
हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के सहयोग से पायलट के आधार पर 5 जिलों वे 5 जिले करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, फतेहाबाद और गुरुग्राम यहाँ पर साझा बाजार की स्थापना की जा रही है। ये की जा रही है एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, जिससे वे अपने जो ये उत्पाद बनाते हैं उनको प्रदर्शित कर पाएंगे, दिखा पाएंगे और बेचने के लिए वहाँ पर उनको दुकानें या पोटा केबिन ये मिलेगा। 2 लाख महिलाओं को उच्च स्तर पर लाकर उन्हें लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। कितनी महिलाओं को? 2 लाख महिलाओं को। सरकार द्वारा जो राशन की उचित मूल्य की दुकानें हैं उनमें महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण दिया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में इस बजट में महिला एवं बाल विकास क्षेत्र के लिए 1938.74 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जो 2023-24 में आवंटित किए गए थे उस टाइम 1592.85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, उससे 21.71% ज्यादा है। अब श्रम यानी जो लेबर फोर्स है उसके लिए पॉइंट है गिग वर्कर्स, जो आपके फ्रीलांसर रहते हैं या फिर जो मजदूर रहते हैं, जो मतलब दिहाड़ी पर काम करते हैं पर डे के हिसाब से, उनके लिए एक ऐसी योजना शुरू की जाएगी जिसमें गिग वर्कर को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना ब्याज पर ही 45,000 रुपए की राशि या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो वास्तविक एक्स शोरूम कीमत है, इन दोनों में से जो भी कम हो, या तो 45,000 रुपए या इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो वास्तविक एक्स शोरूम कीमत है, उसके लिए बिना ब्याज गारंटी के ऋण दिया जाएगा और साथ ही 5,000 रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके लिए गिग वर्कर का परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, साथ ही ई श्रम पर उसका पंजीकृत होना भी अनिवार्य है तथा वो ऐसे ही परिवारों से हो जिनकी आय साल की 1,80,000 रुपए तक की है, इससे ज्यादा आय नहीं होनी चाहिए। अब सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण से रिलेटेड योजनाएं देख लेते हैं जो हरियाणा सरकार ने बनाई है। युद्ध में जो सैनिक शहीद होते हैं उनके परिजनों को पहले 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती थी, जो बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। अब कितनी अनुग्रह राशि मिलेगी? 1 करोड़ रुपए की। और वे शहीद सैनिक चाहे किसी भी रक्षा सेवा से हो या फिर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हो यानी CAPF से हो चाहिए, या फिर किसी भी आर्म फोर्सेस से हो जैसे मिलिट्री, एयरफोर्स या नेवी। और CAPF में कौन कौन आ जाते हैं? असम राइफल्स, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस या NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, या फिर SSB सशस्त्र सीमा बल। CAPF की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। गृह मंत्रालय के अंडर आती हैं ये। हिंदी में क्या नाम है इनका? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। असम राइफल्स, इनकी जिम्मेदारी होती है जो भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां के बॉर्डर की सिक्योरिटी संभालना, जैसे इंडिया म्यांमार की जो बॉर्डर है उसको संभालना। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी जिम्मेदारी है जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर होता है वहां की सुरक्षा करना उस बॉर्डर की, चाहे वो राजस्थान, पंजाब या जम्मू कश्मीर में हो। और इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर भी BSF ही संभालती है। CISF, इसकी जिम्मेदारी होती है जो भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, प्लेसेस हैं, उनकी सिक्योरिटी संभालना, चाहे वो मेट्रो हो या फिर एयरपोर्ट, कोई महत्वपूर्ण जो सरकारी बिल्डिंग है या फिर कोई महत्वपूर्ण जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ की सिक्योरिटी CISF संभालती है। इसके अलावा CRPF, ये देखो रिजर्व पुलिस फोर्स है सेंट्रल की। जब भी देश के अंदर कोई इंटरनल सिक्योरिटी का इशू रहता है तो सेंट्रल इनको भेजता है, चाहे कहीं दंगे भड़क रहे हो या फिर जैसे नक्सलियों का काफ़ी रहता है ना, तो वहाँ पर CRPF संभालती है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो इंडिया तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर होता है चाइना के साथ, उसका काम, वहाँ की सिक्योरिटी का काम ITBP संभालती है। 1962 में जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था उसके बाद ITBP को बनाया गया था। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका काम रहता है जो भी टेररिस्ट अटैक रहते हैं उनको संभालने के लिए। देश के अंदर कोई टेररिस्ट घुस जाता है, कोई हाईजैक कर लेता है, तो कौन संभालता है? NSG। जब मुंबई में अटैक हुआ था देखा होगा ना आपने, टीवी पर सब नहीं देखा होगा, NSG पहुंची थी वहां पर। इसके बाद है SSB सशस्त्र सीमा बल, जो इंडिया का बॉर्डर नेपाल और भूटान के साथ जो शेयर होता है वहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी उस बॉर्डर की SSB संभालती है।
और कंपलसरी है कि वो हरियाणा के वासियों, देखो हरियाणा के वासियों के लिए हरियाणा का बजट है, हरियाणा के लोगों के लिए ही किया जाएगा। राज्य में 3 सशस्त्र बल तैयारी संस्थान AFPI स्थापित किए जाएंगे। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, आपको बताना है वो 3 जिले कौन से होंगे। एक आपके लिए एग्जांपल के लिए एक हिंट दे देता हूं, एक यमुनानगर है, बाकी 2 आपको बताने वो कौन से होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। स्वतंत्रता सेनानियों का वर्तमान मासिक सम्मान भत्ता पहले कितना था, 25,000 रुपए, अब 40,000 रुपए कर दिया गया है। पर्यावरण और वन के लिए बजट में क्या है वो डिस्कस करते हैं। प्रत्येक जिला सघन वृक्षारोपण के लिए कम से कम 2.5 एकड़ भूमि आवंटित करेगा। किसके द्वारा, हर जिले में सघन वृक्षारोपण के लिए। 2024-25 में बजट में जो पर्यावरण और वन क्षेत्र के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, 654.36 करोड़ रुपए, और 2023-24 में 471.87 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। तो इस बार 38.67% अधिक आवंटित किए गए हैं। उद्योग में आने वाले 6 महीने में जैव प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन नीति को अधोसूचित किए जाने का प्रस्ताव है। और हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत 12 और योजनाओं को अधोसूचित किया गया है। हरियाणा में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड स्थापित किया जाएगा। ड्रोन निर्माण में बढ़ावा देने के लिए इतना बजट रखा गया है। सरकार ने इंजीनियरिंग कार्यों में गुणवत्ता लाने के लिए और मानदंडों और मानकों की स्थापना, इसके अलावा अधिसूचना और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं और केंद्रों की मान्यता के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की स्थापना की है। इंजीनियरिंग कार्यों में गुणवत्ता आए, काम अच्छी तरह हो, इसके लिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का देख लेते हैं, सड़कें, रेलवे के बारे में। 2023-24 के दौरान 216 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण किया गया है और 3057 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान ही 9000 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया जाएगा और 300 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा, क्वालिटी अच्छी करने के लिए कार्य किया जाएगा। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, इसकी पाटली मानेसर की लाइन 2024-25 में चालू होने की संभावना है। ये दोनों कहां पर है, गुरुग्राम में। दो 2024-25 के बजट में सड़कों, राजमार्गों और रेलवे के क्षेत्र में 5504.76 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के बारे में देख लेते हैं। PHED, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। शहरी क्षेत्रों में ट्यूबवेल, वाटर वर्क्स और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में स्थापित सभी पंपों को 3 स्टार रेटिंग ऊर्जा दक्ष पंपों से बदला जाएगा, जिनकी रेटिंग कितनी है, 3 स्टार, जिससे ये बिजली खपत कम करेंगे। और जिलाई और जल संस्थान में ब्रिटिश शासन के समय से ही जो किसानों पर नहरी पानी की आपूर्ति के लिए अभियान लगाया जाता था, जो 1 अप्रैल 2024 से बंद किया जाएगा। 17 फरवरी 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, इसके सहयोग से हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना नदी का, हरियाणा में जो अतिरिक्त पानी आता है, उस पानी का उपयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, यमुना नदी के लिए हरियाणा ने किसके साथ समझौता किया है, राजस्थान के साथ। हरियाणा राजस्थान के बीच समझौता हुआ है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से। अब जो एक्स्ट्रा पानी है मानसून के टाइम में आ जाता है, वो कहां पर, राजस्थान में भेजा जाएगा नहरों की हेल्प से। इससे फर्क ये होगा कि पानी, हरियाणा में पानी की कमी वाले जो जिले हैं जैसे भिवानी, चरखी दादरी और हिसार, इनमें पानी ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी, क्योंकि पानी कहां तक लेके जाना है, राजस्थान तक, तो बीच में इन जिलों में भी पानी पहुंचाया जाएगा। पिछले 3 वर्षों में 769 अमृत सरोवर तालाबों का पुनरुद्धार किया गया है। SYL, सतलुज यमुना लिंक नहर, इसके लिए 2024-25 के लिए 100 करोड़ रुपए का जो बजट है वो रखा गया है। 100 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। उम्मीद तो कम है, पर जब मान लो पॉसिबल हो जाए तो ये ना हो कि पैसे की वजह से हरियाणा नहीं बना पाया। बजट रखा गया है, मौका लगते ही बना देंगे नहर। महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत
5,805 गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति दी जा रही है। कितने गांवों में? 5,805 गांवों में। यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट बनाया जाएगा 6,900 करोड़ रुपए की लागत से। इसके निर्माण के लिए टेंडर हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिया गया है। हरियाणा ने समझौता किया है हरियाणा की तरफ से हरियाणा पावर खरीदी केंद्र द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के साथ। इन दोनों ने आपस में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। डायरेक्ट आ जाएगा, हरियाणा ने किस स्टेट के साथ किया है? उड़ीसा के साथ। हरियाणा पावर खरीदी केंद्र ने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के साथ। और कहां से लेंगे 800 मेगावाट बिजली को? पिट हेड थर्मल पावर प्लांट से। कहां पर है ये? उड़ीसा में। पीएम कुसुम के तहत 2024-25 में 17,000 और अधिक सौर पंप स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, पीएम कुसुम योजना, इसके तहत क्या किया जाता है? सौर पंप दिए जाते हैं सब्सिडी पर। परिवहन और नागरिक उड्डयन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा सिटी बस सेवा निगम लिमिटेड के माध्यम से पानीपत और यमुनानगर में एसी इलेक्ट्रिक बस की सेवा शुरू की गई है और करनाल से पंचकुला के मध्य मार्च 2024 में यह सेवा शुरू हो चुकी है। बाकी शहरों में जून 2024 तक सिटी बस सेवाएं शुरू होने की संभावना है। बाकी अभी काफी शहरों में नहीं हुई है, पर यह योजना थी, थोड़ा बहुत तो लेट चलता रहता है। हिसार में इंटीग्रेटेड एविएशन हब अब अंतिम चरण में। इंटीग्रेटेड एविएशन हब कहां पर बनाया जा रहा है? हिसार में। गुरुग्राम में हेली हब बनाया जा रहा है। हेली हब, हेली मतलब हेलीकॉप्टर, हब जहां पर हेलीकॉप्टर रुक पाए। हरियाणा में 8 जिलों में जो हेलीपैड है उसके स्थायी हेलीपैड के निर्माण के लिए अभी अध्ययन किया जा रहा है कि कहां कहां पे बना सकते हैं। ये 8 जिले हैं: जींद, झज्जर, कैथल, पलवल, यमुनानगर, रोहतक, कुरुक्षेत्र और सोनीपत। और हेली हब बनाया जा रहा है गुरुग्राम में। बताया था हेली हब क्या होता है? जैसे एयरपोर्ट रहता है जहां पे कई प्लेन रुकते हैं, वैसे ही हेली हब रहता है हेलीकॉप्टर के लिए। नूह, यमुनानगर और रोहतक जिलों में नई हवाई पट्टियां विकसित की जाएंगी। पर्यटन और विरासत से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा में पहले आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित अनुभव केंद्र स्थापित किया जा रहा है जिसका नाम है ज्योतिसर अनुभव केंद्र। पीएम मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया था। इसका उद्घाटन 16 फरवरी 2024 को किया गया था और यह विश्व के सबसे बड़े शून्य उत्सर्जन संग्रहालयों में से एक होगा। यानी यहां से पोल्यूशन नहीं होगा, या जो पोल्यूशन होगा तो यहां पर उतने ही पेड़ और वैसी चीजें होंगी जिससे वहां पर शून्य उत्सर्जन हो जाएगा। ये कार्बन उत्सर्जन की बात होती है। राज्य सरकार, हरियाणा सरकार भारत सरकार के साथ साझेदारी पर गुरुग्राम और नूह में 40,000 एकड़ भूमि पर अरावली सफारी पार्क स्थापित करेगी। अग्रवा में जो पुरातत्विक खोज हुई है और भारत की प्राचीन सभ्यताओं और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए अग्रवा में एक संग्रहालय और व्याख्या केंद्र की स्थापना की जाएगी। अब गृह मंत्रालय के लिए बजट में क्या क्या आया है वो देख लेते हैं। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS, इसके काम को सही तरीके से करने के लिए, कार्यान्वयन के लिए हरियाणा पुलिस के सभी प्रमुख राज्य पुलिस बल हैं उनको प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा हाईवे पेट्रोल फॉर रोड सेफ्टी नाम से एक नया विभाग स्टार्ट किया है जिसका मेन काम होगा इसका रोड सेफ्टी का। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने से पहले ही वहां पर कुछ सिस्टम करना, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको फटाफट हॉस्पिटल तक पहुंचाना। यानी इनका हाईवे पर रोड सेफ्टी से रिलेटेड काम रहेगा इस पेट्रोलिंग टीम का। आबकारी एंड काराधन से रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। हरियाणा सरकार ने पायलट आधार पर 14 डिस्टिलरी और बोटलिंग संयंत्रों में QR कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली शुरू की है। ट्रैक और ट्रेस कर पाएंगे इससे इनको। हरियाणा सरकार ने राज्य में नए स्टार्टअप करदाताओं को, यानी जो स्टार्टअप हैं और जो लोन लेते हैं, उनकी सुविधा के लिए 2024-25 में गुरुग्राम में स्टार्टअप सुविधा सेल शुरू करने का प्रस्ताव किया है। पंचकुला में एक MSME GST सुविधा प्रकोष्ठ शुरू किया जाएगा। MSME का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल
एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी इसमें बड़े बिजनेस इंक्लूड नहीं रहते, माइक्रो यानी बहुत ज़्यादा छोटे, स्मॉल और मीडियम जो स्टार्टअप्स रहते हैं, जो बिजनेस रहते हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। उनके लिए जीएसटी सुविधा पर कोर्स शुरू किया जाएगा। सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति से रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। लगातार 3 वर्षों से गणतंत्र दिवस परेड के लिए हरियाणा राज्य की झांकी का चयन किया जा रहा है। 2024 में जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव थी हरियाणा की थीम। इसको 3रा स्थान हासिल हुआ था और राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया था। संत गुरु रविदास, उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं को नई पीढ़ी को बताने के लिए कुरुक्षेत्र में उनका स्मारक स्थापित किया जा रहा है, कुरुक्षेत्र के पीपली में। सिख संग्रहालय के लिए, इसके निर्माण के लिए जो जमीन की जरूरत थी उसको एचएसवीपी ने, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने पीपली में जमीन देने की घोषणा की है। वहीं पर पीपली में बनाया जाएगा सिख संग्रहालय। हरियाणा तीर्थ यात्रा योजना दिसंबर 2023 में शुरू की गई है, जिसके तहत जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका अयोध्या, पटना साहिब, अजमेर और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनकी तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। अब मीडिया कर्मियों की पेंशन 10,000 थी, वो बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति महीना कर दी गई है। और जो मीडिया कर्मियों का कवरेज था, 5 लाख तक का था उनका बीमा कवरेज, वो अब 10 लाख रुपए तक का कर दिया है। और जो ये 10 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज होगा, इसका प्रीमियम सरकार भरती है। सभी सरकारी पोर्टल हैं और सेवाओं को एकल विंडो पोर्टल प्रदान करने के उद्देश्य से, यानी सभी एक ही विंडो पर आ जाएंगे, एक ही पोर्टल पर। इसके उद्देश्य 2023 में जन सहायक मोबाइल ऐप शुरू की गई है। इसमें जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो सिर्फ एक ऐप के हेल्प से आपके मोबाइल में आ जाएंगी। इसका पूरा नाम है जन सहायक हेल्प मी ऐप, सिर्फ इतना भी आ सकता है जन सहायक के नाम से। अब हरियाणा के मुख्य विभाग देख लेते हैं और उनको कितना बजट दिया गया है उसको कवर कर लेते हैं। शिक्षा में करीब करीब 21,000 का बजट अलॉट किया गया है, 21,187.46 करोड़ रुपए का। और गरीब और अंत्योदय सेवा के लिए 11,939.86 यानी करीब करीब 12,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। स्वास्थ्य के लिए 9.5 करोड़ का 9,579.16 करोड़ रुपए। और कृषि के लिए 7,500 करोड़ रुपए, 7,570.77। देखो आपको तो यही याद करने, आइडिया इससे लग जाएगा आपको जो ऑप्शन देखोगे उसमें। पंचायती राज और ग्रामीण विकास, इसके लिए 7,276.77 करोड़ रुपए यानी करीब करीब 7,200 करोड़ रुपए। और ऊर्जा के लिए करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए, 7,061.51 करोड़ रुपए। सिंचाई के लिए, सिंचाई और जल संस्थान के लिए 6,247.27 करोड़ रुपए। और शहरी विकास के लिए करीब करीब 6,000 करोड़ रुपए, 5,980.50 करोड़ रुपए। और जो सड़कें, रेलवे, उसके लिए 5,504 करोड़ रुपए। परिवहन और नागरिक उड्डयन के लिए करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, 3,993.50 करोड़ रुपए। और महिला एवं बाल विकास के लिए 1,938.74 करोड़ रुपए, करीब करीब 2,000 करोड़ रुपए मान लो आप। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने हरियाणा के एग्जाम्स के लिए 2 सीरीज स्टार्ट की है, एक हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स और दूसरी हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन। ये आपके हरियाणा के जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीईटी हो, एचटेट या फिर एचसीएस, इन सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की पीडीएफ 39 रुपीज़ की है। इसमें आपको 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस 2025 के मंथली करंट अफेयर मिलेंगे, जब तक आपका सीईटी 2025 का प्री नहीं हो जाता। ये सभी करंट अफेयर आपको टॉपिक वाइज और मैप के साथ अरेंज होंगे, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, साथ ही लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऐसे ही हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन, जैसा नाम है वैसा काम है। इसकी पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा जीके के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक और मैप के साथ कवर है। आपको हरियाणा जीके का रिवीजन करना है या फिर टाइम कम है और हरियाणा जीके कंप्लीट करनी है, उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगी आपकी ये पीडीएफ। इस पीडीएफ का प्राइस 29 रुपीज़ है, 29 रुपये।
और अगर आप ये दोनों लेते हो तो प्राइस होगा 49 रुपये। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर है 9958049906, इस पर भीम, गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू यूपीआई कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करके इसी नंबर पर सेंड कर देना है। इसके बाद हम उस पर पीडीएफ सेंड कर देंगे। और कोई डाउट है तो आप इसी नंबर पर 9958049906 इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।